everyone, welcome to Unacademy and welcome back to my class। यहाँ पर आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं असम फ्लड को लेकर के। आप सभी को ही पता है कि असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ये बाढ़ जो है हर साल इतना ज़्यादा क्यों आता है और हर साल इतने सारे लोग अफेक्टेड कैसे हो जाते हैं, सरकार इस चीज़ को लेकर के कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज हम इस क्लास में। राइट, अभी हम आगे बढ़े उससे पहले एक थैंक यू एक्चुअली मेरे को बोलना बनता है अनअकैडमी को। पास्ट मंथ में मेरे पिताजी उनकी देहांत हो गया, तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम तक क्लास नहीं ले पाई थी, बट अनअकैडमी ने पूरा सपोर्ट दिया एंड दे डिडंट से एनीथिंग कि भाई काम पे वापस आओ करके। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, करती हैं, बट दे डिडंट डू एनीथिंग लाइक दिस। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अनअकैडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम इस क्लास को। तो असम फ्लड में की वजह से बहुत सारे लोगों की हर साल डेथ हो जाती है और इस बार आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख ये लगभग एस्टिमेट बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं असम में बाढ़ आने की वजह से, एज यू कैन सी ओवर हियर। और ये सिचुएशन अभी और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है, बहुत सारे सिचुएशन अभी इसमें और भी क्रिएट हो सकते हैं। खैर, पहले से थोड़ा सा काम डाउन हुई हैं चीज़ें, बट द थिंग इज़ दैट अभी मानसून की शुरुआत है, प्री मानसून का पीरियड है, प्री मानसून है, अभी फुल फ्लैज अभी मानसून आया भी नहीं है, तब ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंताजनक बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा खतरनाक शेप एक्चुअली ले ऐसा भी हो सकता है। तो एज यू कैन सी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर आप सभी को पता ही होगा कि अगर जैसे कि आप सभी लोग नॉलेज गेन करने के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, एंड ऑब्वियसली बात है कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन कि ब्रह्मपुत्र रिवर ही मेन रीज़न है यहाँ पर बाढ़ आने की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कहाँ से होकर के आती है। सो बेसिकली यहाँ पे चाइना के अंडर तिब्बत, तिब्बत के थ्रू ये होकर के आती है, इंडिया में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ब्रह्मपुत्र रिवर ही है जो मेन रीजन यहाँ पर बन जाती है असम में बाढ़ आने की। ओके, तो ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत बड़ी रिवर है और ये अपने साथ ढेर सारा पानी लेकर के आती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, तो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि अपना पानी इसमें अपना डम करती रहती हैं। जो भी इनका जितनी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जिस भी हिसाब से है, तो वो अपना पानी यहाँ पर डम करती हैं। ये मेन रिवर है और सहायक नदियाँ अपना पानी इसमें डालती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बेसिकली यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। सियांग है, दिबांग है, लोहित है, दिस भरली, नारसी है, आप देख सकते हो, बहुत सारा बरंदी है, मानस है, कोपिली है, कोलोंग है, सुबानसिरी है। तो ये कुछ ही रिवर्स के नाम दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी मोटी रिवर्स होती हैं जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में अपना पानी आकर के गिराती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल बाढ़ आता है। ओके, तो यहाँ पर आप न्यूज़ के इस आर्टिकल, इस कटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेजरली 3 रिवर है, कोपिली, बराक और कुशियारा, जो कि अपने डेंजर रीजन से, अपना जो डेंजर लेवल है उससे ऊपर बह रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बह रही है। सपोज कि एक वो लोग एक्चुअली पुल एक टाइप का ना एक समझिए कि कोई पुल इसकी तरफ से जा रहा है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर ब्रिज है वो है, तो वहाँ पे भी मार्किंग एक्चुअली रहती है कि यहाँ तक अगर है तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे अगर ऊपर चला गया तो वो डेंजर रीजन में हो गया, वो डेंजर हो गया। तो डेंजर लेवल से ये ऊंचा, मतलब उससे ज़्यादा लेवल पर है, तो इट मीन्स दैट बहुत ही खतरनाक वाला सिचुएशन अभी यहाँ पर हो रखा है, और इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस होने की, बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन अभी यहाँ पर हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज में किस तरीके से चीज़ें हैं और किस तरीके से लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। इतने लाख लोग, नगांव
डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अफेक्टेड है इसमें। इसके अलावा काचड़ में 1 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड है। होजाई में 86,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अफेक्टेड है। तो ये कुछ रफली एस्टिमेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा 82 रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी ओपन कर दिए गए हैं ताकि यहाँ के लोगों को यानी कि जो भी डिस्प्लेस लोग हैं, जो भी बाढ़ ग्रस्त एरिया में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए रिलीफ वहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो अब यहाँ पे तो हम समझ रहे हैं कि भैया कौन कौन सी जगह पे किस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये इस चीज़ को लेकर के हमेशा हर साल बाढ़ आखिरकार आती क्यों है। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो आपको एक रफली एस्टिमेटेड एरिया दिखा रहा है जो फ्लड हैजर्ड रीजन्स हैं। ये इसरो के थ्रू यहाँ पर कलर पैटर्न के थ्रू यहाँ पर बता चुका है कि कौन सा वेरी लो फ्लड हैजर्ड एरिया है, कौन सा नॉर्मल वाला है, कौन सा वेरी हाई, कौन सा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज है। तो आप लेटर ऑन इसको इस पीपीटी को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, ठीक है, सांगपो बोला जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में लेटर ऑन इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊंचाई पहाड़ी इलाकों से ढेर सारा पानी लेकर के आ रही है। उसके बाद इंडिया में जब एंटर करती है, पानी पे ध्यान देंगे, जब इंडिया में एंटर करती है तब उस टाइम भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अपने साथ पानी लेकर, बहुत सारी सहायक नदियां अपने साथ पानी लेकर के धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती जाती हैं। ओके, अब ये हिली रीजन से होकर के, पहाड़ी इलाकों से होकर के नीचे की तरफ आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों में इनकी स्पीड जो है अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के हर्डल्स यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पर समतल एरिया में आती हैं तो वो अपने साथ ढेर सारा पानी लेकर के आ रही हैं। और आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से बाढ़ आती है किसी भी नदी में, तो एक साथ वो अपने साथ कितने सारे बड़े बड़े पत्थर लेकर के आती है, चट्टाने तक अपने साथ लेकर के आती है कोई भी नदी। तो वैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर जब पहाड़ी इलाकों से बहते हुए नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, ठीक है। इनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, बालू, ढेर सारी चीज़ें, कभी कभी पेड़ पौधे भी टूटते हुए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने साथ लेकर के वो यहाँ पर आती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये समतल एरिया में, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाके से ये समतल रीजन में जैसे ही आती है, ऊंचाई वाले एरिया से तो ढेर सारा ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रही है, लेकिन जैसे ही समतल रीजन में आती है तो वो वहाँ पे सेडिमेंट्स को अपना क्या करने लगती है, डिपॉजिट करने लगती है। सेडिमेंट्स को क्या करने लगती है, वहाँ पे डिपॉजिट करने लगती है। जब सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं तो नदी को हर्डल होने लगता है, मतलब कि उसके रास्तों में वो धीरे जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और ये सेडिमेंट्स की वजह से नदियां अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं, यानी कि अपना राह बदल लेती हैं। तो यही चीज़ ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ भी यहाँ पर होता है। वो अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है तो उसकी वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। काफ़ी टाइम इन सेडिमेंट्स की वजह से इनके जो किनारे, कोई भी रिवर को आप देखते होंगे कि इस तरीके से बहती है, ठीक है, तो वो अपने किनारों को कट करते हुए ये यहाँ पे इनके किनारे जो है वो कट होते रहते हैं, तो उसका दायरा जो है वो थोड़ा डायरेक्शन डिफरेंट होता चला जाता है। तो जैसे जैसे उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता जाता है तो उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल रखना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी टाइम ये भी चीज़ होती है ना कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा कि रिवर में इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो होता है तो बांध बना दो जी, डैम बना दो। लेकिन यहाँ पर डैम बनाना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अगर ये इस तरीके से अपना कोर्स हर बार चेंज करती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहाँ पे बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं, तो डैम चलो एक जगह पे रहेगा, वो नदी के साथ अपना कोर्स तो नहीं चेंज कर देगा, अपना जगह तो नहीं चेंज कर लेगा, राइट। और अपने साथ वो इतनी सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है कि जिसकी वजह से डैम भी डैमेज हो सकता है,
ठीक है, डैम भी डैमेज होगा। अब हम सभी को ये चीज़ पता है कि जो डैम होती है, ये जो बांध होता है, इसके पीछे ढेर सारा पानी इकट्ठा हो रहा होता है। ठीक है, ढेर सारा पानी इकट्ठा हो रहा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ढेर सारे इसके सेडिमेंट्स भी जमा हो रहे होते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर उन पानी को रिलीज करता किया जाता रहा है। लेकिन व्हाट इफ की बहुत ही स्पीड से नदी यहाँ पर आई, अपना कोर्स चेंज कर ली है, सेडिमेंट्स ढेर सारे लेकर के आ रही है, तो ये डैम डैमेज हो जाएगा। जब ये डैम डैमेज होगा तो और बड़ा नुकसान होगा। जो अभी 3.5 लाख 4 लाख लोग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, उससे ज्यादा लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर डैम बनाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं निकल करके आता है। ओके, बिहार में भी एक ऐसी ही नदी है जिसकी वजह से उसको सौरा ऑफ बिहार कहा जाता है। जो सेम चीज, उसका कोर्स हर साल, उसकी जो बहने का कोर्स होता है वो हर साल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर डैम नहीं बनाया जा सकता, जिसकी वजह से हर साल मानसून के टाइम पीरियड में वहां पर बाढ़ आती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं। कौन सी वो नदी है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से यहाँ पर डैम बनाना, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। यहीं पे ही बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जहां से कि बहुत सारे जानवर भी बह करके इन बाढ़ की वजह से बह करके चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे लोग भी चले जाते हैं। राइट, तो ये इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएटेड है। और हाल फिलहाल में आप सभी को पता ही होगा कि चाइना भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर यानी कि सांगपो पर वो अपना बाढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, डैम बनाने की। अगर वो वहां पे डैम सक्सेसफुल बना देता है तो उस डैम में जमा पानी को वो हम लोगों को, हम इंडियंस को, ये असमीज, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरिया को इम्पैक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। उस डैम के पानी को हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज है। अब यहाँ पे आते हैं, तो जब भी किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर वाला सिचुएशन होता है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी सेम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये सतर्क हो रखी है और ये अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। एनडीआरएफ क्या होता है? एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यहाँ पर जब भी नेशनल लेवल पे किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर होता है, डिजास्टर होने की संभावना हो रही होती है, तो वहां पे ये एक्टिव मोड में आ जाते हैं। डिजास्टर का कोई सिचुएशन है या फिर डिजास्टर है तो वहां पे ये एक्टिव मोड में आ जाते हैं, अपना काम यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये जो बॉडी है ये आती है, ये एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एनडीएमए के अंतर्गत आती है। एनडीएमए का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, एनडीआरएफ को हेड कौन करता है? जनरल डायरेक्टर, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, 3 स्टार आईपीएस ऑफिसर, 3 स्टार ऑफिसर होते हैं। यहाँ पर जो नोडल मिनिस्ट्री की बात हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। और कौन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ये स्टेट लेवल पे, ऑब्वियसली बात है, नेशनल लेवल पे है तो कोई ना कोई स्टेट में हो रहा होगा, यूनियन टेरिटरी में होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पे या फिर वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलकर के ये काम करती है। वैसे ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी होती है। अब नाम से ही पता चल रहा होगा वो नेशनल लेवल पे है तो ऑब्वियसली बात है कि ये कहाँ पर होगी, ये स्टेट लेवल पे यहाँ पर ये काम करते हैं। ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 के अंतर्गत उनके हिसाब से इसको गठित किया जाता है। अभी तक ये 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक का गूगल अगर आप करोगे तो उसके हिसाब से अभी तक 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसको क्रिएट किया जा चुका है। एसडीआरएफ को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाता है सुटेबल लोकेशंस पर, जो कि वेरी वेल कनेक्टेड होते हैं एयरपोर्ट से या फिर रेल और रोड से, सो दैट कि उनको इमीडिएटली डिप्लॉय किया जा सके जो भी डिजास्टर प्रोन एरियाज है, क्योंकि ये सारे एरियाज ऑलरेडी वेल नोन होते हैं, इस वजह से उनको वहां पर आराम से भेजा जा सकता है। ओके, एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि टोटल फ्लड प्रोन एरिया असम का जो है वो नियरली 10% है। ठीक है, असम गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो 31.05 लाख हेक्टेयर्स एरिया असम का ये फ्लड प्रोन है।
टोटल एरिया 78.523 लाख हेक्टेयर्स है. इट मीन्स 40% ऑफ द एरिया इज द फ्लड प्रोन एरिया. बट ओवरऑल अगर हम बोले तो और नियरली 10% टोटल फ्लड प्रोन एरिया का, यानी 31.05 लाख हेक्टेयर्स का 10% जो है वो पूरी कंट्री का वो मतलब 31.05 वो कितना हो रहा है, 10% पूरी कंट्री का हो रहा है. तो अच्छा खासा ये नंबर यहाँ पर आ रहा है. हर साल इस तरीके का लॉस होता है, लेकिन 98 में फिर 2004 में बहुत सारा यहाँ पर लॉस हुआ था. 98 में 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ था पर्टिकुलरली ये यहाँ पे 98 में. और यहीं पे अगर 2004 की बात करें तो 771 करोड़ रुपीस का यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिला था. 2004 और 2014 में भी जो ब्रह्मपुत्र रिवर की साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि असम में फ्लैश फ्लड्स ऑल ऑफ अ सडन लेकर के आई थी. और ये किस वजह से हुआ था, क्लाउड बर्स्ट में हुआ, क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था ये मेघालय में. तो उसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन ढेर सारा क्लाउड बर्स्ट, आप सभी को पता ही होगा, बादल फटना. बादल फटते हैं तो अपने साथ ढेर सारा पानी अपना नीचे एकदम से गिराते हैं, और वो एकदम से ढेर सारा पानी नदी में या फिर जो भी एरिया में गिरता है तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज डिजास्टर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, तो ये सारी चीज़ें पास्ट का और प्रेजेंट का मैंने आपको यहाँ पर बताया असम फ्लड को लेकर के. आई होप आपको समझ में आया कि असम में इस तरीके से सिचुएशन क्यों होती है, इस साल किस तरीके से लोग जो है इतना ज़्यादा अफेक्टेड है. राइट, आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड द क्लास, गॉट टू नो new things, new stuff. Do not forget to like, share and subscribe and do comment also. आपको किस तरह के टॉपिक्स पे चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, do let me know. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. जय हिंद.